अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने पूरी दुनिया के बाजारों को खुश कर दिया, जिसके बाद उम्मीद थी कि अपने रॉक स्टार रघुराम राजन भी बाजार को जश्न मनाने का मौका देंगे, जैसे कि 4 तारीख को उन्होंने अपने चार्ज लेते ही दिया था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उम्मीदों के मुताबिक रेपो रेट या सीआरआर घटा नहीं, बल्कि रेपो रेट में 0.25% की बढ़ोतरी हो गई। हालांकि एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के रेट में राहत दी गई, लेकिन बाजार इतने भर से खुश नजर नहीं आया और ग्रोथ की आस लगाए सरकार भी शायद खुश नहीं होगी। यानी राजन ने आते ही यह भी बता दिया कि वो खुद मुख्तार हैं, अपने फैसले बिना किसी दबाव के लेते हैं। और इसी पर चर्चा करेंगे आज। उन्होंने जो कुछ भी किया, इसका मतलब क्या होता है बाजार के लिए, निवेशकों के लिए, बैंकों के लिए और इंडस्ट्री के लिए। हमारे साथ कैपिटल फर्स्ट के चेयरमैन वी वैद्यनाथन, एसबीआई के पूर्व एमडी और सीएफओ दिवाकर गुप्ता, कनोरिया केमिकल्स के सीएमडी आरवी कनोरिया और यस बैंक की चीफ इकोनॉमिस्ट शुभदा राव इस समय जुड़ रहे हैं। स्वागत है आप सभी का। गुप्ता साहब, आपसे समझना चाहेंगे, सारे बैंक्स जो हैं उनको रेपो से बहुत ज़्यादा पैसे इन दिनों नहीं मिल रहे हैं, ज़्यादातर पैसे उन्हें दूसरे जरिए से उठाने पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में आरबीआई गवर्नर का खुद का इंटरप्रिटेशन भी यही है कि रेपो में 0.25% की बढ़ोतरी से जो भी नुकसान होता है या जो भी बोझ पड़ता है उसकी पूरी तरह भरपाई हो जाती है एमएसएफ की कटौती से, बल्कि शायद नेट रेट्स घटने चाहिए बाजार में। क्या ये इंटरप्रिटेशन ऐसा ही होगा? देखिए, अगर आंकड़ों को लगाया जाए, अंकलन किया जाए, तो ये बात सही है। लैफ में रेपो बोरोइंग एनडीटीएल का 0.5% है और एमएसएफ 2% है। इसलिए यदि 2% 75 बेसिस पॉइंट से कम होता है और 0.5% 25 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा होता है, तो ओवरऑल बैंकों के लिए फ़ायदा ही होगा अगर वो दोनों लिमिट्स में पूरी तरह से बोरो कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से सिर्फ ये कैलकुलेशन करना काफ़ी नहीं है। एक जितना आपने वोलेटिलिटी देखी बाज़ार में, बेन बर्नांके साहब ने कहा स्टिमुलस नहीं होगा, तो बहुत वोलेटिलिटी हुई। उन्होंने कहा कि हम लोग स्टिमुलस विड्रॉवल नहीं करेंगे, मार्केट्स ने सेलिब्रेट किया। तो ये सेंटिमेंट एक बहुत बड़ी चीज़ होती है और उस हिसाब से रेपो रेट अगर सेम रहता तो मार्केट्स बहुत खुश होते। आप कह रहे हैं ये केवल सेंटिमेंट की बात है, बैंकों की कॉस्ट नहीं बढ़ रही। सेंटिमेंट की बात है। अगर आप देखें कि रुपया 61 से 68 क्यों गया और 68 से 61 वापस क्यों आया, तो फंडामेंटल्स में कोई भी चेंज नहीं हुआ। इसलिए जाहिर है सेंटिमेंट बहुत ही अहम है और सेंटिमेंट के हिसाब से यदि रेपो रेट बढ़ता नहीं तो वाकई मार्केट सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन अभी भी हमें होप है, क्योंकि कुछ अनवाइंडिंग तो गवर्नर साहब ने करी है, उनके लिए बड़ा टाइट बैलेंसिंग एक्ट है। स्थिति सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मिस्टर वैद्यनाथन, आपने ये भविष्यवाणी की थी कि रेपो रेट दरअसल बढ़ेगा, आपके क्या लॉजिक थे इसके पीछे? देखिए, पिछले 4 साल से इन्फ्लेशन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण इश्यू है, बहुत बड़ा मुद्दा है। और मेरे हिसाब से एक नए गवर्नर को पहले ही पॉलिसी में इतने बड़े इश्यू को नज़रअंदाज कर देना मुश्किल ही नहीं, मेरे ख्याल से नामुमकिन था। तो मेरे हिसाब से पॉलिसी रेट रिडक्शन का चांस ही नहीं था और मैंने एक अच्छी प्रोबेबिलिटी दी थी कि रेपो रेट बढ़ेंगे। जहां तक लिक्विडिटी की बात है, वो मार्केट में एक बहुत अहम मुद्दा था, बिकॉज बैंक्स की सीडीज जो थे, जो पहले 8.5-9% पे चलती थी, पिछले 15 दिन, एक महीने में वो 10.5-11% हो गई थी। जो सीपी रेट्स थे वो अच्छे कंपनीज के लिए 12%, 12.5% हो गए थे। तो मार्केट में एक बहुत ही ज़रूरी था कि रेट्स कम किए जाएं ऑन द शॉर्ट एंड में, एंड देयरफॉर इतनी एक्सपेक्टेशन जरूर थी कि जो शॉर्ट टर्म पॉलिसी रेट्स हैं, जो पर्टिकुलरली जो एमएसएफ है, उसमें रिडक्शन की एक्सपेक्टेशन थी। इनफैक्ट मैंने तो अंदाजा लगाया था कि पूरा 200 बेसिस पॉइंट कम हो जाएगा, लेकिन रेपो रेट मैंने जरूर अंदाजा किया था कि बढ़ेगा। क्योंकि ये जरूरत थी मार्केट की शॉर्ट टर्म रेट्स रिड्यूस करने के। बिल्कुल, लेकिन ये जो संकेत आए हैं शॉर्ट टर्म रेट रिड्यूस करके, शुभदा, क्या आपको लगता है कि इसकी वजह से अब दरअसल रेट घटेंगे? क्योंकि हमने तो देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई की जो अब तक बात सुनी है कि रेट दरअसल बढ़ने चाहिए, बैंकर्स को यही लगता है कि काफ़ी ज़्यादा डिमांड है और उस लिहाज से डिपॉजिट के लिए दरअसल बाजार में होड़ लगी हुई है। मेरे ख्याल से घटेंगे तो नहीं, लेकिन बढ़ेंगे भी नहीं तुरंत, ऐसा लग रहा है। क्योंकि अगर हम देखें, जैसे पहले भी हम लोगों ने चर्चा में देखा अभी, कि जो ज्यादा करके जो लिक्विडिटी डेफिसिट हो रही है वो एमएसएफ रेट पर को लेकर चल रही है। तो जो फंडिंग हो रही है वो एमएसएफ के द्वारा 75 बेसिस पॉइंट्स लोअर चलेगी अभी।
और जो 30% जो फंडिंग डेफिसिट है वो लैफ के द्वारा होगी, जो कि 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ गया है। तो अगर हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड्स लें तो वो कम हो गए हैं डेफिनेटली। और अगर हम 1 डे से 1 ईयर तक का अगर रेट देखें तो आज के मार्केट रिएक्शन से वो क्लियरली 20 से 25 बेसिस पॉइंट्स घटा है। तो मेरे ख्याल से ये जो आप कह रहे हैं शॉर्ट एंड जो कम हुआ है वो बिल्कुल ही हुआ है। कॉस्ट ऑफ फंड जरूर कम हुई है बैंक्स की। हाँ, हर बैंक का एक निर्भर होता है कि वो लैफ से ज्यादा बोरो करती है या शॉर्ट एंड टू 1 ईयर तक का ज्यादा बोरो करती है, लेकिन पॉजिटिव जरूर है ये शॉर्ट टर्म फंडिंग की कॉस्ट कम हुई है। आगे चलते ही रेपो के जो हाइक है वो सिग्नलिंग भी है काफी हद तक। जो 4th को जो डॉक्टर राजन ने कहा था कि सेंट्रल ऑब्जेक्टिव कोई भी सेंट्रल बैंक का जो होता है प्राइस स्टेबिलिटी होता है, मेरे ख्याल से उसी कंटिन्यूएशन में उन्होंने आज भी उतना ही जोर दिया है इन्फ्लेशन मैनेजमेंट पर, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस को नियंत्रण में लाने पर। तो इन्फ्लेशन जो सीपीआई है और आगे जो डब्ल्यूपीआई के रिस्क्स दिख रहे हैं, उनको दोनों को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रेपो रेट हाइक है ये आज ही रुकेगी ऐसा नहीं है, एक और रेपो रेट हाइक आ सकती है ऐसा हमें लगता है। जैसे आपने पहले बताया था कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में था उन्होंने कहा था कि इवेंचुअली वो जो कॉरिडोर है वो अभी 200 बेसिस पॉइंट से 100 बेसिस पॉइंट्स पर ले आके रुकेगी शायद सेंट्रल बैंक। तो मेरे ख्याल से एक और घटौती 75 बेसिस पॉइंट्स की एमएसएफ पर और एक 25 बेसिस पॉइंट्स की रेपो पर बढ़त, ऐसे हम देख पाएंगे इन आने वाले कुछ महीनों में। तो नॉर्मलाइजेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी जो गवर्नर कह रहे हैं, बिल्कुल, तो उसमें अभी एक और रेपो हाइक आप कह रही हैं कि यहाँ पे हो सकती है। वैद्यनाथन साहब, ऐसे में जो मिस्टर कनोरिया हमारे साथ बने हुए हैं, इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके जैसे तमाम उद्योगपतियों के लिए आप क्या अंदाजा देते हैं, इनकी फंडिंग कॉस्ट क्या कुछ कम होगी या अभी एक और रेपो हाइक हुई तो दरअसल बढ़ेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे हिसाब से जो अगली बार जो रिपो रेट के ऑप्शन जो गवर्नर ने रखी जरूर है, मुझे नहीं लगता कि उन्हें इमीडिएटली यूज करेंगे, बिकॉज हो सकता है कि अगली पॉलिसी आने तक इन्फ्लेशन में थोड़ी और गिरावट जरूर आ सकती है। मॉनसून भी अच्छे हैं, तो अगर इन्फ्लेशन ठीक रहा तो मेरे हिसाब से ये उनकी चॉइस नहीं रहेगी कि रेट बढ़ा दें। आई थिंक अगर डेफिनेटली अगर इन्फ्लेशन हाई रहा तो ये पॉसिबिलिटीज हैं, बट अंदाजा चांसेस है कि मेरे हिसाब से कम रहेंगे। जहां तक अभी की जो पॉलिसी चेंजेस हुई हैं, इससे मार्केट में क्या इम्पैक्ट होगा, मेरे हिसाब से जो शॉर्ट टर्म रेट्स बढ़ गए थे और जो शार्पली बढ़ गए थे, मैंने आपको जैसे बताया 300 बेसिस पॉइंट बढ़ गए थे, लिक्विडिटी बहुत टाइट था, उससे जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी रेट्स थे वो भी ऑटोमेटिकली बढ़ गए। मेरे हिसाब से अभी जो शॉर्ट टर्म रेट्स ऑलरेडी सिंस द मॉर्निंग करीब 100 बेसिस पॉइंट गिर गए हैं आफ्टर ये पॉलिसी आने के बाद, और उसके कारण मेरे हिसाब से जो सेंटिमेंट है इंटरेस्ट रेट का वो थोड़ा ठीक हो जाएगा। हालांकि मेरे हिसाब से बैंक्स का ओवरऑल फंडिंग कॉस्ट थोड़ा कम ही होगा, बढ़ेगा नहीं। और उससे क्या, बिकॉज एमएसएफ का जो 75 बेसिस पॉइंट बढ़ा है, बैंक्स उसमें अच्छा जबरदस्त बोरो करते हैं, और जो लैफ फैसिलिटी है जहां पे रिपो रेट में बोरो करते हैं उसमें बैंक कम ही बोरो करते हैं। कुल मिला के थोड़ा इंटरेस्ट रेट बैंक का कम ही होगा। जैसे कि गुप्ता साहब भी पहले बता रहे थे कि जब ज्यादा बोरोइंग जहां हो रही है वहां तो फायदा हुआ है दरअसल, तो फिर इंटरेस्ट रेट्स में बढ़ोतरी के आवाजें बैंक से निकल कर ही क्यों आ रही हैं, और क्या रघुराम राजन ने आज इंडस्ट्री को पूरी तरह इग्नोर किया है? इस सवाल का जवाब लेंगे ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी इस खास चर्चा में। रघुराम राजन ने आज बाजार को चौंका दिया, उम्मीदें पूरी नहीं हुई, राहत नहीं मिली क्योंकि एमएसएफ के रेट घटे लेकिन रेपो रेट बढ़ गए। अब बैंकर्स को ऐसा लगता है कि शायद यहां से डिपॉजिट और लोन के रेट बढ़ सकते हैं, यह आशंका है। इसको समझने की हम कोशिश कर रहे हैं अपने एक्सपर्ट्स के साथ। कनोडिया साहब, आपसे ब्रेक में जाने से पहले बात नहीं हो पाई, पर क्या आपको लगता है कि नए आरबीआई गवर्नर साहब पूरी तरह इंडस्ट्री को इग्नोर कर रहे हैं, ग्रोथ बढ़ाने की जरूरत की तरफ उनका ध्यान ही नहीं है? नहीं, मैं ये नहीं समझता हूँ बिल्कुल भी। और यदि एक बार हम लोग आशा, निराशा और उम्मीदों को एक बार साइड में रखें, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ब्रेक के पहले वैद्यनाथन साहब ने जो एनालिसिस दी वो बहुत करेक्ट एनालिसिस है कि जो शॉर्ट टर्म रेट्स हैं उसके ऊपर जो आरबीआई गवर्नर ने एमएसएफ के स्टेप्स लिए हैं उसके कारण मैं समझता हूँ कि एटलीस्ट शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो घटने चाहिए, जो कि बहुत बढ़ गए थे।
जहाँ तक लॉन्ग टर्म का सवाल है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आरबीआई गवर्नर एक तरह से नीर-जर्क रिएक्शन भी कर सकते थे, क्योंकि फेड ने क्वांटिटेटिव ईजिंग को कम नहीं किया, क्योंकि एक माहौल और सेंटिमेंट इस तरह का बन रहा था कि इंडियन इकोनॉमी करेक्ट हो रही है। लेकिन यदि आप वित्तीय स्थिति को देखें तो फिस्कल सिचुएशन में कोई चेंज नहीं हुआ है, और जब तक मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी ये साथ साथ मिलकर नहीं चलेंगे तो मैं नहीं समझता हूँ कि आज आरबीआई गवर्नर इन्फ्लेशन और स्टेबिलिटी को असाइड रख के और यूनिलैटरली डिसीजन ले सकेंगे कि इंटरेस्ट रेट्स घटने चाहिए। हालांकि ये मतलब बाजार जरूर समझ सकता है कि भी रेपो रेट, बिकॉज रेपो रेट सेंटिमेंट को ज़्यादा इफेक्ट करता है। कोई ये नहीं समझ पाया है कि एमएसएफ जो इतना, लेट अस से, इफ आई एम अलाउड टू से, कि इतना सेक्सी नहीं लगता है, क्योंकि उसको हम लोग एमएसएफ को कोई समझता नहीं है ज़्यादा, इसीलिए बाजार जो है वो रेपो के ऊपर ही रिएक्ट करती है। बट वैद्यनाथन साहब ने करेक्ट कहा कि बैंकों की बोरोइंग जो है वो रेपो के अंडर कम है और एमएसएफ के अंडर ज़्यादा है। तो यदि मैं पूरे स्थिति को देखूं तो मैं ये समझता हूं कि आरबीआई गवर्नर ने इस तरह के बहुत स्ट्रांग संकेत दिए हैं कि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट तभी घट सकते हैं जबकि देश की वित्तीय स्थिति को ठीक किया जाए। बिल्कुल, लेकिन चूंकि उन्होंने ये कहा है कि उनकी नज़र महंगाई पे है और उन्हें अभी भरोसा नहीं है कि महंगाई दरअसल पूरी तरह से काबू में आ गई है, तो गुप्ता साहब, ऐसे में आपको क्या लगता है, बैंक से कर्ज लेने वाले जो इंडस्ट्रीज हैं, कनोडिया साहब हैं या दूसरे तमाम जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं खास तौर पे, लेकिन जो छोटे कारोबारी हैं, क्या उनको कोई राहत मिलेगी इन तमाम कदमों से, या उनकी लागत दरअसल बढ़ेगी, उनको ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा? नहीं, अगर हम लोग छोटे बोरोवर्स की बात करें तो उनको इंटरमीडिएटेड मार्केट्स में उतनी एक्सेस नहीं है। शॉर्ट टर्म रेट्स घटने से उनको तो लाभ लिमिटेड ही होगा। मेरे ख्याल से उनके लिए कोई ख़ास फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म रेट्स में कोई फ़र्क नहीं होगा। और बैंक्स का आज मार्जिन्स काफ़ी दबाव में है, तो रिपो रेट बढ़ने से ये हो सकता है कि कुछ बैंक्स अपने बेंचमार्क रेट्स भी बढ़ाएं। तो मेरे ख्याल से स्मॉल बोरोवर्स को ले देकर कोई बहुत ज़्यादा होप अभी नहीं होगी कि उन्हें राहत मिलेगी इंटरेस्ट में। तो दरअसल आपका एनालिसिस ये है कि छोटे कारोबारी के लिए शायद लागत बढ़ जाएगी, लेकिन बड़े बिजनेस हाउसेस जो सीधे बाजार से सीपी के जरिए पैसे उठाते हैं या बॉन्ड्स के जरिए, उनको शायद उनकी लागत थोड़ी कम होगी। जी हाँ, मैं यही कह रहा था। ओके, लेते हैं यहाँ पे फिर एक छोटा सा ब्रेक। लौट कर दोनों हमारे सारे ही एक्सपर्ट से ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब रघुराम राजन के दिमाग में क्या है, आगे क्या होने वाला है। स्वागत है आपका एक बार फिर, और हमारी इस खास चर्चा में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन की पहली मॉनेटरी पॉलिसी का असर क्या होगा बैंकों पे, बाजार पे, इंडस्ट्री पे। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं। शुभदा, जिस तरह से आरबीआई गवर्नर ने कोशिश की है ब्याज दरें घटाने की, लेकिन बैंक्स की शिकायत है कि दरअसल लिक्विडिटी की, नकदी की काफ़ी कमी है। क्या दरअसल जो असली रेट्स हैं वो सरकार की भारी भरकम बोरोइंग से गाइड हो रहे हैं, ना कि आरबीआई के पॉलिसी रेट से? देखिए, बोरोइंग तो हमेशा हम सोच ही रहे थे कि बहुत ज़्यादा है। फिस्कल डेफिसिट जब तक नियंत्रण में नहीं आता तब तक मेरे ख्याल से बोरोइंग की प्रेशर्स रहेंगे। ये ज़रूर है कि पिछले साल से जो फिनेंस मिनिस्टर ने जो रेड लाइन बताई है फिस्कल डेफिसिट को नियंत्रण में रखने की, वो एक तरह से पॉजिटिव न्यूज़ है। अगर आप बात कर रहे हैं क्राउडिंग आउट की और प्राइवेट सेक्टर बोरोइंग की, तो मेरे ख्याल से आगे चलते कुछ प्रेशर नहीं लग रहा है कि गवर्नमेंट कुछ ज़्यादा बोरो करेगी फिस्कल डेफिसिट अगर प्रेशर में आए तो, क्योंकि कैश सरप्लस उन्होंने पिछले साल से इस साल में 80,000 प्लस कैरी फॉरवर्ड किया था। तो मेरे ख्याल से बोरोइंग का जो बर्डन रहेगा वो मार्केट पर नहीं रहेगा अगर फिस्कल स्लिपेज होता है तो। और अगर हम प्राइवेट सेक्टर की क्राउडिंग आउट कर रहे हैं तो हमें ये भी ध्यान में रखना है कि अभी भी क्रेडिट ग्रोथ और क्रेडिट डिमांड बहुत ज़्यादा रोबस्ट नहीं है। हम जीडीपी की बात करें अगर, तो वो 4.5 और 5% के लगभग चल रही है, तो उसके चलते क्रेडिट पिकअप बहुत ज़्यादा तगड़ा नहीं है। तो क्राउडिंग आउट की
आर्गुमेंट थोड़ी सी वीक हो जाती है। Okay. हाँ, ये जरूर है कि अगर आरबीआई रेपो रेट और एक बार बढ़ाता है और बैंक्स को अगर उन्होंने रेट पहले दौर में नहीं बढ़ाए थे तो शायद आगे चल के क्यू लेकर वो शायद रेट्स, अपने लेंडिंग रेट्स शायद बढ़ा दें, थोड़े और बढ़ा दे, तो ये एक नहीं लगता कि दिक्कत की बात हो सकती है इंडस्ट्री के लिए। लेकिन मिस्टर वैद्यनाथन, दरअसल बाजार में इस समय अगर आप देखें तो अलग अलग आपको कई रेट मिलेंगे। एक तरफ आरबीआई की तरफ से अगर आप देख रहे हैं तो वो अपने एमएसएफ रेट को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, इफेक्टिव रेपो रेट को कहीं 8.5% के आसपास लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके सामने अगर आप देखिए तो सरकार मार्केट से जो पैसे उठा रही है टी बिल्स के जरिए, वो 10.5-11% के रेंज में दरअसल पैसे उठाए जा रहे हैं। अगर आप आरबीआई गवर्नर होते तो इस स्थिति में आप क्या करते कि इस जो एक डिस्टॉर्टेड सा मार्केट है इसमें दरअसल सारे रेट्स को एक रास्ते पे लाया जाए? देखिए, अगर मैं फाइनेंस मिनिस्टर होता तो रादर आरबीआई गवर्नर होता तो मेरे हिसाब में एक की मुद्दा इश्यू मेरे दिमाग में ज़रूर रहेगा। जो इन्फ्लेशन है वो इम्पोर्टेंट इश्यू है, उसको हम फॉर अ मिनट साइड पर रखते हैं। की इश्यू ये है कि इंडिया में जो एसएलआर है वो बहुत हाई है। 23% ऑफ द बैंकिंग डिपॉजिट जो है उतना तो भारत सरकार के पास कैप्टिव लेंडर है और भारत सरकार इतना पैसा अपने बोरोइंग के लिए ले लेती है। इससे क्या होता है कि जब कैप्टिव बोरोवर लेंडर मिलता है तो जो मार्केट डिटरमिन्ड रेट्स पे गवर्नमेंट बोरो नहीं कर रही है और इस कारण जो गवर्नमेंट को जो डिसिप्लिन आना चाहिए बोरोइंग में कि उनके जो इंटरेस्ट रेट्स लग रहे हैं उनके बोरोइंग्स पे वो नहीं लग रहा है। तो मेरे हिसाब से प्रोग्रेसिवली मैं तो ये कहूंगा कि हमें जो एसएलआर है जो 23% है अभी, वो धीरे धीरे करके 1% करके उसे करीब 20% कर देना चाहिए। देन जो अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रेट मार्केट में बढ़ते हैं तो बढ़ें, तो गवर्नमेंट को जो ट्रू इंटरेस्ट रेट है उसका अंदाजा जरूर मिलेगा और जो अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी बचेगा एसएलआर से वो प्रोडक्टिव कामों में जाएगा और मेरे हिसाब से ये बहुत की रिफॉर्म होगा। कभी ना कभी गवर्नर को या आरबीआई को जरूर करना पड़ेगा। ये 4 तारीख को इनफैक्ट रघुराम राजन साहब ने कहा था कि ये भी उनके टारगेट्स में शामिल है, लेकिन इसमें शायद वक्त लगेगा। तो इस बीच कनोडिया साहब, लेकिन इंडस्ट्री की क्या स्थिति आप देखते हैं अगले 6 से 9 महीनों के दौरान? क्या एक मंदी की मार और कॉस्ट का प्रेशर, मुनाफे में कमी, ये सब हम देखते रहेंगे? देखिए, इंटरेस्ट रेट घटना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्यों आरबीआई गवर्नर ने नहीं किया, इसका कारण हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं चर्चा में। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी आरबीआई गवर्नर ने करा है वो इस स्थिति में ठीक ही किया है, लेकिन आगे जाके जो गवर्नमेंट को एक्शंस लेने हैं, और अभी जो बात हुई कि गवर्नमेंट के बोरोइंग्स बहुत हाई हैं, तो गवर्नमेंट के बोरोइंग हाई होकर उसमें एडिशनल फैक्टर ये है कि वो खर्चा जो है वो कंजम्पटिव एक्सपेंडिचर में जा रहा है। यदि गवर्नमेंट की बोरोइंग हाई होती और इन्वेस्टमेंट में जाती तो इन्फ्लेशन नहीं होता। यदि इन्फ्लेशन नहीं होता तो आज आरबीआई गवर्नर इंटरेस्ट रेट को जरूर घटा सकते थे, लेकिन इन्फ्लेशन के कारण और स्टेबिलिटी लाने के लिए वो इंटरेस्ट रेट नहीं घटा पा रहे हैं। बिल्कुल, तो कर्ज लेकर सब्सिडी देना या कर्ज लेकर के नरेगा चलाना एक पॉपुलिस्ट मेजर भले ही हो जाए, उससे लोकप्रियता भले ही बढ़े, लेकिन देश की समस्याएं दरअसल बढ़ती हैं। गुप्ता साहब, क्या एंड रिजल्ट इसका ये होगा कि हम इंडस्ट्री को और प्रेशर में देखेंगे, बैंकों के लिए और एनपीएस होंगे? नहीं, जैसा कि हम लोग सब चर्चा कर रहे हैं, ये बात सही है कि 70 या 80% कार्य गवर्नमेंट का है। अगर आप देखें कि 35% अनाज हर साल नष्ट हो जाता है, तो इसकी कॉस्ट खुद 35-40 हज़ार करोड़ रुपए है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत सारा एक्शन गवर्नमेंट के एंड पे है। सवाल सिर्फ ये उठता है कि कौन पहल करेगा, क्योंकि इस वक्त हम लोग एक विशेष साइकिल में हैं। जब तक इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होता तब तक रेट्स नीचे नहीं आएंगे, और जब तक रेट्स नीचे नहीं आएंगे तब तक कैपेक्स के लिए एपेटाइट नहीं होगी और ग्रोथ नहीं होगी, और जब तक ग्रोथ नहीं होगी तब तक इन्फ्लेशन नहीं कंट्रोल होगा। तो अब इस साइकिल को कहाँ पे डिसरप्ट करें, मेरे ख्याल से एक लीप ऑफ फेथ है। और अच्छी बात यह है, जो हम सबका मानना है, कि इस वक्त गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक के अंदर एक कॉमनैलिटी ऑफ एक आम सहमति है कि आएगी, तो हम लोग करते हैं इन टारगेट्स को अचीव करना है, ये अंदाजा जरूर है। लेकिन जैसे कि आप बता रहे हैं कि साफ तौर पे आरबीआई गवर्नर की अपनी सीमाएं हैं, काफी काम सरकार को करना है। ऐसे में जो कर सकते थे, बैलेंस बनाने की कोशिश की, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के रेट को घटाया, रेपो थोड़ा बढ़ाना पड़ा महंगाई के दबाव के चलते, शायद
आरबीआई गवर्नर ने अपनी तरफ से जो बेहतरीन हुआ वो कर दिया और अब सरकार की बारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार।